उत्तर छायावादी कविता दिनकर और बच्चन। तो ये हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से देखिएगा। और इस पार्ट से आपके एमसीक्यू आएंगे। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी है, तो इन्होंने कविता लिखी है। तो ये कविता उन्होंने अपने निजी जीवन के अनुभव के आधार पर लिखी है। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, यानी इनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का असमय ही मृत्यु हो गई थी, तो उनकी यादों में ही ये कविता लिखी गई है। तो पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन की प्रस्तावना। बच्चन जी ने अपनी रचनाओं में बेबाकी से अपने निजी जीवन का वर्णन किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं कविता हरिवंश राय बच्चन की कृति निशा निमंत्रण से ली गई है। तो ये कविता कहाँ से ली गई? निशा निमंत्रण से। तो मैं देखिए आपको एमसीक्यू भी बताती जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बनेंगे। और कि कहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं, यानी कि वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, वो भी मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ ना। तो ये हरिवंश राय बच्चन, अब पूछा जाए कि मैं क्या भूलूँ क्या याद करूँ मैं कविता, है ना, हरिवंश राय बच्चन की कौन सी कृति से ली गई है, तो वो आएगा निशा निमंत्रण। 1937-38 में लिखी इस कविता में कवि ने अपने जीवन के अनुभव को उजागर किया है। कवि की यह रचना भारतीय नारी के अस्तित्व को अपने संसार में विलीन कर देने का एक मार्मिक उदाहरण है। सन 1936 में बच्चन जी की पत्नी श्यामा का निधन हो गया। कवि को अपनी पत्नी से अत्यधिक लगाव था और उनके निधन से बच्चन जी का जीवन अवसादों से घिर गया था। उन्होंने माना कि श्यामा के साथ वह भी कुछ मर गए। उनको ऐसा लगा कि श्यामा के साथ साथ उनकी पत्नी के साथ वह भी कुछ मर गए और उनमें श्यामा भी कुछ जीती रही। यही हम सभी के जीवन का सत्य है कि यदि हमारा आत्मजन नहीं रहता है तो हमारे अंदर भी कुछ मर जाता है और हमारी स्मृतियों में भी प्रिय जीवित रहता है। तो अगर हमारा आत्मजन कुछ खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो हमारे अंदर भी कुछ इसी तरह का, है ना, अनुभव होता है। यानी हम लगता है हम खुद भी कुछ मरे मरे से हो जाते हैं ना, और हमारी स्मृतियों यानी हमारी यादों में हमारा प्रिय हमेशा जीवित रहता है। ये कविता किसी व्यक्ति की निजी गाथा नहीं है, अपितु व्यक्ति के जीवन के कोमल कठोर पक्षों को जीवंत करती कविता है। इसके साथ ही इससे जीवन जीने की अद्भुत सीख भी प्राप्त होती है। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें हम भूलना चाहते हैं और कुछ ऐसी होती है जिन्हें हम याद रखना चाहते हैं। तो होता भी है कि हमारे जो सुखद अनुभव होते हैं उनको तो हम याद रखना चाहते हैं, और जो हमारे दुखद अनुभव होते हैं, हमारे दुख की घड़ियाँ होती हैं, हम उनको भूल जाना चाहते हैं। हम उन बातों को भूलना चाहते हैं जिससे हमें कष्ट पहुँचता है और हम दुखी हो जाते हैं। इसके विपरीत जिन बातों को याद करने से हमें खुशी मिलती है उन्हें हम बार बार याद करना चाहते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन ने भी अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे। अपनी स्मृतियों के मधुर और कटु अनुभव को उन्होंने इस कविता में पिरोया है। सुख और दुख दोनों ही पक्षों की सुंदर अभिव्यक्ति इस कविता में मिलती है। कवि के समक्ष स्मृतियों यानी कि मधुर कटु के चयन का द्वंद्व है। स्मृति यानी जो यादें हैं वो अच्छी यादें, बुरी यादें, यानी अपनी पत्नी के साथ बिताए गए अच्छे पल, है ना, और उनकी मृत्यु के बाद होने वाले जो कठिन अनुभव है ना, वो दोनों ही यादें यहाँ पर है। कवि स्मृतियों से मुक्ति पाना चाहता है, तो कवि उन यादों से मुक्ति पाना चाहता है क्योंकि वो अच्छी यादें भी है, अपनी पत्नी के साथ बीते हुए अच्छे पल भी है, लेकिन उनको भी याद करके उसको दुखी होता है क्योंकि आज उसकी पत्नी उनके साथ नहीं है। तो वो उन यादों को भुला देना चाहता है, लेकिन फिर भी वो यादें भूली नहीं जा रही। तो आप पढ़ते हैं इस कविता को। तो मूल पाठ है। आइए कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता क्या भूलूं क्या याद करूं मैं को पढ़ें। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, अनगिनत उन्मादों के क्षण, रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती, दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। दोनों करके पछताता हूँ, सोच नहीं पर मैं पाता हूँ, सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आज़ाद करूँ मैं। क्या भूलूं क्या याद करूँ मैं। तो इस तरह से ये कविता है, बहुत ही सुंदर कविता उन्होंने लिखी है। पूरा लय ताल से भी हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम प्रत्येक लाइनों का अर्थ देखेंगे कि इसका अर्थ क्या निकलता है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, तो हमें पता है कि ये जो कविता है, अभी मैंने बताया भी है आपको कि हरिवंश राय बच्चन की जो पत्नी थी श्यामा, उनके निधन के बाद में उनकी यादों में ही ये कविता हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी, है ना। तो कविता जो है वो जीवन के कुछ उन्माद यानी जो उन्माद जो होते हैं, उन्माद का मतलब होता है प्रेम भरे क्षण, है ना, अत्यधिक प्रेम होना, अत्यधिक प्रेम भरे जो क्षण थे, है ना, और कुछ अवसाद थे, है ना, कुछ अवसाद यानी कुछ दुख वाले जो क्षण थे, दुखी क्षण थे जो उनकी मृत्यु के बाद हुए, है ना, उन्हीं क्षणों को ये याद कर रहे हैं।
है ना, जो बीत चुके हैं, है ना, उन स्मृतियों को याद कर रहे हैं। तो यही यहाँ पर कविताओं में, इस कविता की पहली पंक्तियों में यही बात कही गई है। और कवि यहाँ पर जो है वो थोड़ा किम करते हुए मूड भी लग रहा है कि मैं क्या तो याद करूँ, क्या मैं भूल जाऊँ, है ना। तो अब इनको हम देखते हैं। क्या भूलूं के याद करूँ मैं अनगणित उन्मादों के क्षण। तो कवि जो है यहाँ पर अपने जीवन के दोनों पक्ष यानी अच्छे पक्ष और बुरा पक्ष यानी दुखद क्षण और सुखी वाले क्षण, है ना, उन दोनों को प्रस्तुत कर रहा है। कवि का मानना है कि जीवन में ऐसे अनगणित क्षण आते हैं, अनगणित अनगणित उन्मादों के क्षण आते हैं, अनगणित प्रेम भरे क्षण भी आते हैं, है ना, जो उसे सुख प्रदान करते हैं। तो अनगणित क्षण तो ऐसे थे जो उनको क्या प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, जो जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं, उत्साहित और उल्लासित करते हैं। साथ ही वे अवसादों के क्षण भी आते हैं, यानी रजनी की सूनी घड़ियों में किन किन से आबाद करूँ मैं, यानी कि रजनी यानी कि रात की जो सूनी घड़ियाँ है उनमें उनको अपनी पत्नी की जो है सुखद अनुभव की भी यादें आती है और साथ दुखद अनुभव भी होता है जब वो चली गई है इस संसार से। तो कवि के जीवन में ऐसे अनगणित क्षण आते हैं जब वे अवसादों से घिर जाता है और बहुत दुखी और उदास हो जाता है। तो क्या भूलूं, क्या याद करूं मैं। तो कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य जो जीवन है उसके सुख और दुख दोनों ही पक्षों की बात कही है। ठीक है, तो दोनों पक्षों यानी जब अच्छे क्षण उसको याद आते हैं तो उनको अच्छा अनुभव होता है, सुखद अनुभव होता है, लेकिन जब बुरे क्षणों की उसको याद आती है तो उसको बहुत ही दुखद अनुभव होता है। तो इस तरह से कवि जो है किम करते हुए विमूढ़ यानी क्या करे क्या ना करे, क्या भूले क्या याद करे, इस ही तो द्वंद्व में फंसे हुए है। आगे है याद सुखों की आंसू लाती। तो कवि कह रहे हैं कि जो सुखों की याद है यानी जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सुखद पल बिताए हैं, है ना, वो तो उनको क्या करती है, यादें लाती है। ऐसा होता भी है मनुष्य के साथ में भी, प्रत्येक प्राणी के साथ ऐसा होता है कि जब उसके सुखद पल उनको जब याद करते हैं सुखद पलों को तो उनको बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, आनंदित होते हैं हम लोग भी जब हमारे को सुख के पल अच्छे दिनों को हम याद करते हैं, है ना, और हमारे प्रिय के साथ बिताए गए अच्छे दिनों को जब हम याद करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और दुख की और वो कई बार ज़्यादा सुखद पल भी हमारी आंखों में आंसू ला देते हैं। यानी जब दुख की घड़ियाँ आती है और वो अपने सुखी पलों को याद करता है तो उस सुख के पलों को याद करके भी जो व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, दुख की दिल भारी कर जाता है। और जब दुख की घड़ियाँ याद करते हैं तो उनका दिल भारी हो जाता है, यानी कि मन पे बहुत गहरी पीड़ा होती है। और सुख के पल याद करने से आंसू जो आते हैं तो उनको ये लगता है कि मेरे जो सुख के पल थे वो बीत चुके हैं, वो दिन गुजर चुके हैं जब हम सुखी रहते थे, हम मज़े से रहते थे। और वो ये भी सोचता कि वो दोबारा नहीं आ सकते। दोस्त किसे दूँ जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूँ मैं, कि अब मैं दोस्त किसे दूँ, है ना, मैं तो किसी को दोस्त भी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो मैं अपना आप ही स्वयं ही उन पलों को याद करके दुखी हो रहा हूँ, उन पलों को याद करके आनंदित हो रहा हूँ, है ना। और कभी सुख के पल भी याद करता है तो उसमें मुझे दुखी होता है क्योंकि आज वो सुख के पल मेरे पास नहीं है। तो मैं तो किसी को दोस्त भी नहीं दे सकता, है ना, वो उसके खुद के निजी अनुभव है ना। और इस तरह से वो अपने इन पुरानी यादों को याद करके वो अपने वर्तमान को ही क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं किसको दोष दूँ, क्योंकि मैं अपने दिन को बर्बाद कर रहा हूँ, यानी अपने ही वर्तमान को उन पलों को याद करके बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दुखी रह रहा हूँ, है ना। मुझे वो पल याद आते हैं तो मेरे को मन में बहुत दुख होता है, मैं अवसादों से घिर जाता हूँ, मुझे बहुत तनाव होता है। तो इस तरह से कवि कह रहा है। और वो बार बार ये अवसाद को निकालने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो अवसाद निकल ही नहीं पाते हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ये भी शिक्षा देना चाहता है कि जीवन में अवसादों से निकलकर वर्तमान में जीवन यापन करना ही श्रेष्ठकर है। कि अगर जीवन में अवसाद जो है, आपके तनाव जो है, दुखद पल है, उससे निकलना चाहिए और निकलकर अपने जीवन यापन करना ही, वर्तमान में जीना ही श्रेष्ठ है। यानी पुरानी बातों को याद करके अभी वर्तमान को दुखी बना रहे हो, वर्तमान समय को दुख पहुँचा रहे हो, अपने आप को दुख पहुँचा रहे हो, तो वो अच्छा नहीं है। क्योंकि जो बात बीत चुकी है उसे तो बदला तो नहीं जा सकता। अपने वर्तमान समय को भी व्यर्थ क्यों करे, है ना। कर्तव्य से भागकर जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला है कि दोनों करके पछताता हूँ। अब कवि यहाँ कह रहा है कि मैं दोनों ही पल को याद करके मैं पछताता हूँ, यानी मैं सुख के पल और दुख की स्मृतियाँ, दुख के पल दोनों में डूबा रहता हूँ, है ना, और दोनों को याद करके मैं पछताता हूँ। तो कवि का मानना है कि उन्हें याद करके केवल पछतावा ही होता है, यानी सुखद पल और दुखद पल दोनों को याद करके मुझे क्या होता है, पछतावा ही होता है, क्योंकि वे इन पलों को अपने जीवन में वापस कभी नहीं ला सकता। जो सुख के पल को याद करके उनको जो दुख हो रहा है उनको वो वापस उन सुख के पलों को नहीं ला सकते। इतना सब समझते हुए कवि अपनी व्यवस्था को व्यक्त करता है। जानता है कि ये व्यवस्था क्या है, वो खुद जानते हैं कि व्यवस्था क्या है ना। सोच नहीं पर मैं पाता हूँ, वो सोचता है ना कि ये व्यवस्था है ना, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो उन यादों से छुटकारा ही नहीं पा रहे होते हैं।
सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आज़ाद करूँगी। सुधियों के बंधन यानी कि जो यादों का बंधन है ना, जो उससे वो छुटकारा नहीं पाते हैं। सुधिया मतलब होती है पुरानी यादें। तो पुरानी यादों के बंधन से कवि छुटकारा नहीं पा रहे हैं, यानी कि वो उनके वश में ही नहीं है। यादों से छुटकारा पाना उनके वश में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कवि के साथ ही हो रहा होता है ना, ये सभी के साथ होता है, कि हमारे साथ भी होता है। कवि ने बड़े प्रभावी तरीके से जीवन पर यादों को पड़ने वाले प्रभाव को यहाँ पर व्यक्त किया है, कि बहुत ही प्रभावी ढंग से कवि ने बताया है कि जीवन के अंदर जो हमारी सुखद यादें हैं, दुखद यादें हैं, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या भूलूँ क्या याद करूँ मैं। तो कवि कह रहा है कि क्या तो मैं भूलूँ और क्या मैं याद करूँ। तो इस तरह से ये कविता आपकी होती है कंप्लीट। अब एक बार हम इसके अंश को देख लेते हैं। तो पहले प्रश्न देखते हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं इससे संबंधित, जो अपन ने कविता पढ़ी है। कवि अपने को किसके बंधन से आज़ाद न कर पाने की व्यवस्था व्यक्त कर रहा है। तो हमने देखा है कि किसके बंधन से आज़ाद नहीं कर पा रहा, भूलने के, दुख के, सुख के या यादों के। तो यहाँ पर आंसर आएगा यादों के, कि उसके जो यादों के बंधन है उससे वो अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा है और उनसे वो दूर नहीं कर पा रहा उन यादों को। आँखों में आंसू कब आते हैं। आँखों में आंसू कब आते हैं, सुखों की याद करने पर, या सुखों की याद आने पर, दुखों की याद आने पर, उन्मादों की अवस्था में, या रात्रि के होने पर। तो यहाँ पर आंसर आएगा सुखों की याद आने पर। अगला प्रश्न, अब आगे और प्रश्न आएंगे, इससे पहले हम इनके अंश को देखते हैं, क्योंकि अंश को पढ़ना भी जरूरी है। तो पहले हम कविता को एक बार और पढ़ लेते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं में अनगिनत उन्मादों के क्षण हैं, रजनी की सूनी घड़ियों में, ये घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। प्रश्न है, आपने देखा कि यह कविता जीवन के उन्माद और अवसाद पर आधारित है। उन्माद यानी कि प्रेम भरे क्षण है ना, प्रेम की अधिकता। अवसाद यानी कि चिंताएं। अतीत के में कवि के लिए कुछ सुखमय प्रेम के क्षण रहे हैं जो बीत चुके हैं। पहली ही पंक्ति में कवि ने अपनी स्मृतियों में बसी हुई कटु और मधुर यादों को पुनः स्मरण करने और न करने की किम कर्तव्य विमूढ़ता दर्शाई है। किम कर्तव्य विमूढ़ता यानी क्या करे और क्या ना करे, यह उन्होंने दर्शाया है। कवि मैं के माध्यम से समाज के प्रत्येक व्यक्ति के मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहा है। वह स्मृतियों के द्वंद से मुक्ति की कामना करता है। व्याख्या, कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से जीवन के दोनों पक्षों, सुख और दुख के मर्म को प्रस्तुत किया है। कवि का मानना है कि जीवन में ऐसे अनगिनत क्षण हैं जो उसे सुख प्रदान करते हैं, जो जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं, उत्साहित और उल्लासित करते हैं। साथ ही वे अवसादों के क्षण को भी याद करता है। कवि के जीवन में ऐसे अनगिनत क्षण आते हैं जब वे अवसादों से घिर जाता है। अवसाद यानी कि चिंताएं और दुख, और बहुत दुखी और उदास हो जाता है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन के सुख दुख दोनों पक्षों की बात की है। मैं का प्रयोग कवि के साथ ही समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है। तो ये जो कविता है वो समाज के किसी भी व्यक्ति पर फिट होती है पूरी, है ना। तो अगर वो हमारे ऊपर भी ये कविता लागू होती है कि अगर हमारे जो सुख के पल है, हमारी जो सुख की घड़ियाँ है, हमारा कोई प्रियजन है वो हमसे दूर होता है, तो हमें किस तरह से उनकी याद आती है, या फिर हमें किस तरह से उनके सुख के पलों को याद करके हम दुखी होते हैं। कवि की यह वेदना है कि रात्रि के समय जब चारों ओर चुप्पी का वातावरण छा जाता है, शांति हो जाती है, उस समय किन किन बातों को याद करके वे अपना समय व्यतीत करें। उन्माद और अवसाद दोनों ही कवि को इस एकांत व शून्यपन में पीड़ा पहुंचा रहे हैं। वह असमंजस की स्थिति में है कि अकेलेपन में सुख के क्षणों को याद करे या दुख के। सच तो ये है कि वे कुछ भी भूल नहीं पा रहा, इसीलिए भूलने और याद करने की दुविधा में है। अब इससे संबंधित कुछ टिप्पणी है, तो टिप्पणी हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से MCQ बनते हैं आपके। आप जानते हैं कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक वर्ण की आवृत्ति मतलब किसी कविता की पंक्ति में अ की बार बार आवृत्ति हो रही हो, क की इससे संबंधित शब्द बार बार आ रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। जैसे कि अनगिनत अवसादों के क्षण, तो अनगिनत में अ, अवसादों में अ। तो ऐसे में कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, अब वहाँ तो वर्ण की आवृत्ति थी और यहाँ किसकी आवृत्ति है, शब्द की आवृत्ति, यानी बार बार आना। आवृत्ति यानी बार बार आना। जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूँ मैं, तो किन किन, ये एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, 2 बार आया, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो किन किन से आबाद करूँ में पंक्ति में किन किन शब्द की आवृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली के सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा भावानुकूल और प्रवाहमयी है। इस कविता में बार बार क्या और किन शब्दों के प्रयोग सार्थक है। यहाँ कवि प्रश्न नहीं कर रहा है, बल्कि वे कह रहा है कि याद करने को उसके पास बहुत कुछ ही है, कि बहुत कुछ है जो उसके पास याद करने को है। अब पाठगत प्रश्न है,
5.3 पहला प्रश्न है, कवि ने उन्मादों के क्षण कहा है। उन्माद के क्षण किसे कहा है? याद करने को, भूलने को, स्मृतियों को या सुन्नेपन को। तो यहाँ आंसर आएगा स्मृतियों को। तो जो स्मृतियाँ है, जो यादें हैं, उसी को उन्होंने उन्माद के क्षण कहा है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में किन किन का प्रयोग हुआ है? तो भूलों के लिए, शून्य घड़ियों के लिए, रजनी के लिए, उन्माद के क्षणों के लिए। तो यहाँ आंसर आएगा उन्माद के क्षणों के लिए। अब अंश नंबर 2 पढ़ेंगे। पहले कविता पढ़ते हैं। याद सुखों के आंसू लाती दुख की, दिल भारी कर जाती, दोष किसे दूं, जब अपने से अपने ही दिन बर्बाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। प्रसंग, कवि के जीवन में सुख और दुख दोनों रहे हैं। वर्तमान में सुख दुख को याद करता है तो उसे उदासी घेर लेती है। इस उदासी का कारण वे अपने को ही मानता है। व्याख्या, आप इस बात से सहमत होंगे कि आंसू प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के सच्चे साथी होते हैं, क्योंकि ये हर समय साथ देते हैं, चाहे सुख हो या चाहे सुख का समय हो या दुख का। हमारे जीवन में हमारा प्रिय या संबंधी यदि हमारे पास नहीं होता तो उसके साथ बिताए गए अच्छे समय की याद भी आंखों में आंसू ले आती है। ये आंसू खुशी के होने के साथ साथ दुख भी लिए हुए होते हैं। कवि बच्चन ने इसी मनोभाव को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सुख में बीते हुए समय को याद करके भी व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो खुशी के पल बीत चुके हैं वे अब दोबारा वापस नहीं आ सकते। सुख के बीते पलों के साथ दुख के वर्तमान दिनों को जोड़ देने से मन व्यथित हो जाता है। तो जो सुख के बीते हुए जो पल है उसको अगर वर्तमान दुखों के साथ जोड़ देते हैं तो मन भी व्यथित हो जाता है। पीड़ा में डूबे व्यक्ति के लिए स्वयं को मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में संभालना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने वर्तमान के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता और अपने कर्तव्य को भी नहीं भुला पाता। संवेदनशील कवि इस स्थिति को भली भांति समझते हैं, इसीलिए वे अपने निजी जीवन के अनुभव से बहुत दुखी होते हैं। तो निजी जीवन का जो समय होता है, अनुभव होते हैं, उससे वो बहुत दुखी होते हैं। और संवेदनशील जो कवि होते हैं वो इनको अनुभव अच्छे से करते हैं, परंतु केवल दुखी रहने से और अवसादों से घिरे रहने से जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। इसीलिए कवि का मानना है कि आप हमेशा अवसादों से घिरे रहोगे, दुखी रहोगे तो इससे जीवन तो आपका व्यतीत होगा नहीं और संभव भी नहीं है दुखों में जीवन व्यतीत करना। इसीलिए कवि का मानना है कि मैं खुद ही अपने वर्तमान को नष्ट कर रहा हूँ। इसका आशय यह है कि व्यक्ति खुद ही अपने आप को कष्ट देकर अपना समय बर्बाद कर रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये सीख देना चाहता है कि जीवन के अवसादों से निकलकर वर्तमान में जीवन यापन करना ही श्रेष्ठकर है, क्योंकि जो कुछ बीत चुका उसे बदला नहीं जा सकता। अपने वर्तमान समय को व्यर्थ करके कर्तव्य से भागकर जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये इस पंक्ति का अर्थ था। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं, वो हम देखेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि किसे दोष देता है? स्वयं को, भूलों को, दुखों को, आंसुओं को। तो हमें पता है कि वो स्वयं को ही दोष दे रहा है कि मैं स्वयं भी अपने जीवन को बर्बाद करता जा रहा हूँ, उन दुखी पलों को याद करके अपने वर्तमान समय को बर्बाद कर रहा हूँ, है ना, स्वयं को। तो यहाँ आंसर आएगा स्वयं को। अगला प्रश्न है, दुख की याद कवि पर क्या प्रभाव डालती है? तो दुख की जो याद है वो कवि पर क्या प्रभाव डालती है? क है कि उसकी आंखों में आंसू दे जाती है, वह दूसरे को दोष देने लगता है, उसका मन व्यथा में डूब जाता है, उसका दिल भारी हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा कि उसका दिल भारी हो जाता है। तो ये इसका आंसर है घ, कि उसका दिल भारी हो जाता है। अब अंश नंबर हम 3 देखेंगे। तो पहले पढ़ते हैं। दोनों करके पछताता हूँ, सोच नहीं पर मैं पाता हूँ, सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आज़ाद करूँ मैं, क्या भूलूँ क्या याद करूँ मैं। तो कविता के शेष अंतिम अंश को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रसंग, इस पंक्ति में कवि ने उन्माद और अवसाद के क्षणों को याद करते हुए मन पर होने वाले प्रभाव को व्यक्त किया है। यहाँ यह स्वयं को यादों के बंधन से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ रहा है। व्याख्या, कवि के सुख और दुख की स्मृतियों में डूबे रहने से केवल दुख ही प्राप्त होता है। स्मृतियाँ चाहे सुख की हो या दुख की, कवि का मानना है कि उन्हें याद करके केवल पछतावा होता है, क्योंकि वह इन पलों को जो है जीवन में वापस कभी भी नहीं ला सकता। तो जो भी सुख के पल है वो जीवन में कभी वापस आ ही नहीं सकते। इतना सब समझते हुए कवि अपनी व्यवस्था को व्यक्त करता है। जानते हैं कि ये व्यवस्था क्या है? यह है यादों के बंधन से स्वयं को मुक्त न कर पाना। तो यादों के बंधन से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाना, ये कवि की व्यवस्था है। कवि ने बड़े मार्मिक तरीके से इस बात को कहा है कि यादों से छुटकारा पाना उसके वश में नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह कि कवि के साथ ही हो रहा है, ये सभी के साथ होता है। हमारे साथ भी कवि ने बड़े प्रभावी तरीके से जीवन पर यादों के पड़ने वाले प्रभाव को यहाँ व्यक्त किया है।
टिप्पणी। इस कविता में कवि ने शब्दों का संकेतात्मक प्रयोग किया है। सुख और दुख का अर्थ है सुख के दिन और दुख के दिन। आप जानते हैं कि कवि ने दिल भारी होना मुहावरे का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है दुखी होना या उदास होना। देखो यहाँ से भी आपका एमसीक्यू बनता है कि दिल भारी होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है दुखी होना या उदास होना। लाक्षणिकता का प्रयोग भी इस कविता में है। जब कवि कहता है सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आज़ाद करूँ मैं, इसका अर्थ है कि कवि पर यादें बहुत अधिक प्रभाव डाल रही है, वे पुरानी यादों से मुक्ति नहीं पा रहा है। तो यहाँ भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद करके जाना है कि सुधियों के बंधन से अपने को कैसे आज़ाद करूँ मैं, तो सुधियों के बंधन से का क्या तात्पर्य है, यानी कि पुरानी यादों से मुक्ति नहीं हो पाना। तो ये इसका आंसर है कि पुरानी यादों से मुक्त नहीं हो पाना। ठीक है, तो इस तरह से आपका पाठ होता है कंप्लीट। तो उम्मीद है कि पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को नमस्ते।